इतना मेरे को टच हो गया वो मोमेंट कि किसी के लिए आप कुछ कर पाए। उनके जो प्रॉब्लम था मैंने उनको हेल्प किया कि वो उनका कॉन्फिडेंस अगर लो हो जाता तो फिर वो कभी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। एंड शी वाज़ अलोन, घर में और कोई नहीं था कि उनको हेल्प करे। सो शी वाज़ लाइक वेरी हैप्पी कि उनमें वो चेंजेस आ गया जो आज भी उनको हेल्प कर रहा है। हमेशा उनकी याद आती है मुझे कि There's a deep impact. यस या मेरे भी पेरेंट्स अभी उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें होने लगती है कि अरे घुटना दर्द हो रहा है बेटा, बैक पेन हो रहा है। आप वो क्राउड्स के ऊपर थोड़ा सा टच करते हैं। पहले अर्थराइटिस का आप बता दो या कि अर्थराइटिस बेसिकली मोस्टली आप बोल सकते हो वुमेन्स में ज़्यादा होता है। हम्म ठीक है, कंटिन्यू स्टैंडिंग होता है या उनका जो आफ्टर प्रेगनेंसी अगर वो केयर नहीं लेते हैं प्रॉपरली तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन ऑल्सो इम्पैक्ट कि वो जल्दी अर्थराइटिस उनको आना चालू हो जाता है। या फिर आप ऐसे वुमेन्स देखो जो मेड्स है, ठीक है, जो हम्म कंटिन्यू पानी में काम कर रहे हैं तो उनको जल्दी अर्थराइटिस होना आप देख सकते हो उनमें ज़्यादा आप देखोगे कि वो पेन से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ट्राई करो, जैसे मैंने बोला कैल्शियम विटामिन डी अपना रेगुलर ब्लड चेकअप करते रहो। वुमेन्स को हमेशा करना चाहिए कि आप देखो कि आपका कैल्शियम और विटामिन डी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप इंजेक्शंस प्रॉपरली ले रहे हो, आपकी डाइट में से आप लो। ठीक है, सप्लीमेंट बाद में आता है, पहले अगर आपका डाइट अच्छा हो तो वो भी इम्पैक्ट करता है कि आप डाइट में से कैसी चीज़ें ले रहे हो। अगर आप देखोगे कैल्शियम विटामिन डी हैंड इन हैंड है। अगर आप सिर्फ विटामिन डी की गोली ले रहे हो, कैल्शियम कम है तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर हाँ कैल्शियम ले रहे हो फिर विटामिन डी, अगेन वो मैटर करता है। लेकिन लोगों को ऐसा है कि विटामिन डी सिर्फ सन से ही मिलता है, हम्म ऐसा नहीं है। थ्रू डाइट ऑल्सो यू कैन थ्रू गेट इट। डाइट थ्रू ओके, मेडिसिन मेडिसिन यू कैन गेट इट। सो ट्राई करो कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं ज़्यादा हेल्दी फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा जूस। हम लोग बोलते हैं कि मैं तो जूस लेता हूँ, फ्रूट जूस, बट एंड ऑफ द डे इट इज़ लाइक कंटेनिंग ग्लूकोज शुगर। या तो बेटर है कि ज़्यादा आप फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा मसल्स आप यूज़ करो जिसमें च्यूइंग इफ़ेक्ट है। राजगीरा हो या रागी हो, नाचनी हो, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में यूज़ करो। हम्म ठीक है, जो आपको बॉडी को वार्म रखे। ठीक हम्म है, तो ये भी चीज़ें बहुत हेल्प करती है अर्थराइटिस को कंट्रोल करने में। हाउ इज़ योर डाइट, हाउ इज़ योर लाइफस्टाइल। हम्म ठीक है, बीच में आप कंटिन्यू थोड़ा सा कभी कभी मसाज लिया करो। जैसे मैंने ओके बोला मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, उसको गर्म करके हमेशा आप मसाज करो 10-15 मिनट। अगर आप ये रेगुलर यूज़ करोगे तो भी अर्थराइटिस आपको नहीं जल्दी हो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ट्राई कर रहे हो कि रोज़ में हॉट वाटर बैग 10-15 मिनट्स करो, अच्छा उतना उतना भी करोगे तो भी आपका नीज बेटर रहेगा। अगर आप 10 मिनट भी वॉक कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग 10 स्टेयर्स, अगर आप क्लाइंब कर रहे हो आराम से, तो भी आपको अर्थराइटिस नहीं होगा। इसलिए अर्थराइटिस क्यों होता है, क्योंकि वो मूवमेंट कहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, जो आप बोल सकते हो जो कार्टिलेज है उसका जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। घिस देन घिस वो के घिस घिस के कंटिन्यू वो प्रोसेस की वजह से आपको अर्थराइटिस होना चालू हो जाता राइट है, स्वेलिंग होता है, स्टिफनेस होता है। अगर हम रेगुलर वो मूवमेंट करें, सिर्फ स्टैंडिंग ना करके कभी स्टेयर क्लाइंबिंग हम्म करें या वॉकिंग करें, आई या थिंक मैं योगा भी बहुत यस अच्छा है। योगा, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम ले रहे हो जैसे योगा है, स्ट्रेचिंग्स होते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज जो भी आप नी के लिए कर सकते हो, अगर ये रेगुलर अगर है साइकिल आपका तो आपको अर्थराइटिस नहीं होगा। नहीं होने के चांसेस या है। और आई थिंक अगर बहुत प्रोन है, कभी कभी प्रोन हो जाते हैं कि ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं कि वो घिस जा रहे हैं, तो यस वो हो गई, यू कैन यस नॉट अवॉइड इट, बट इतना कर सकते हैं कि उसे ज्यादा होने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप बढ़ने से रोक मेंटेन कर सकते हैं, सकते मेंटेन हैं। कर या सकते हैं। अभी एक और उसमें फैक्टर था मैम कि जो बच्चे होते हैं जिन्हें सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ऑटिज्म हो गया या और कोई सिंड्रोम्स हैं, तो इन्हें फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प कर सकता है?
अ, उसमें भी मैंने जैसे बोला न्यूरोफिजियोलॉजी जो होता है, पीडियाट्रिक फिजियोलॉजी उसके लिए अलग से होते हैं। जो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनका जो लाइफ़स्टाइल है, अगर मोटर फंक्शंस उनका कम है, तो कौन से मोटर फंक्शंस कम है, उनका स्किल कैसा है, उनको ग्रिप पकड़ में आ रहा है कि नहीं, उनके मसल्स कैसे हैं, वो स्टिफ़ है या फिर रिलैक्स है मसल्स, या तो अगर स्टिफ़ है तो हम लोग ज़्यादा करके उनको रिलैक्सिंग एक्टिविटी देते हैं कि जिसमें वो फाइन मूवमेंट्स ज़्यादा करें, जैसे होल्डिंग हो गया या फिर कैचिंग हो गया, ये सारी चीज़ें उनको सिखाता है, बॉल कैच ये, तो आप उनको वो सिखा सकते हो। फिर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक इसमें ज़्यादा रोल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और इनका रोल ज़्यादा आता है। फिज़ियोथेरेपी के पास लोग नहीं जाते हैं ऐसे बच्चों को लेके, मोस्टली ऑक्यूपेशनल फिज़ियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो हाँ, हाँ। ज़्यादा रोल प्ले करते हैं अच्छा। यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो कि उनको ऐसी एक्टिविटी जो जो वो मसल्स जहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी, तो उसको अपोज़िट उनको एक्सरसाइज़ेज़ दो। ओके, सो ठीक है? ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी या उनकी मदद कर सकता है। या ओके, सो अभी जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फिजियोथेरेपी में, स्पेशलाइजेशंस होते हैं। अम, अगर किसी को परस्यू करना है फिजियोथेरेपी, तो वो बेसिक अपनी डिग्री कर सकता है, राइट? लेकिन उसके बाद क्या वो सेटअप डाल सकता है या वो हॉस्पिटल में काम कर सकता है? क्या उसका प्रोसेस रहेगा? फिज़ियोथेरेपी बहुत वास्ट है, उसके बहुत सारे आप बोल सकते हो ब्रांचेस है, आपको इतने वे मिल जाते हैं कि आप कोई भी स्ट्रीम में आराम से जा सकते हो, उसको ओह! कुछ एंड नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट फॉर फिज़ियोथेरेपी। आप कोई भी फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, हुँ। तो आप स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपी लेके वहाँ पे एथलीट्स को ट्रेन कर सकते हो। यू कैन गो इन फिटनेस ऑल्सो, हुँ, यू हुँ। कैन स्टार्ट योर जिम, वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो। योगा ट्रेनर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप योगा करके फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हो। यू हुँ, कैन हैव योर ओन सेटअप। उसके बाद अभी जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकते हो। हुँ, हुँ। ठीक है, और आप अलग से जैसे बोल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशंस में भी फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं, जैसे हेल्थ ओह केयर रियली? मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों में भी आजकल फिजियोथेरेपी स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसमें रिसर्च भी है, बहुत सारे रिसर्च आप सब्जेक्ट लेके, टॉपिक लेके आगे आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। फिजियोथेरेपी करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से कर सकते हो। रिसर्च तो एक अभी न्यू मेन स्ट्रीम है कि अभी स्टार्ट हो गया, जैसे क्लिनिकल रिसर्च हो गया। अच्छा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर फिजियोथेरेपी बैचलर कंप्लीट करके आप क्लिनिकल रिसर्च लेके भी आगे फॉर्म कर सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मेडिसिनल फार्मेसीज कंपनी होती है, तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट लगते हैं जो क्लिनिकल रिसर्च करके आप उसमें आप अपना आगे करियर कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अपना सेटअप तो कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर सेटअप विद मोर ऑफ, जैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू, या फिर आप कॉरपोरेट कंपनीज़ के साथ टाई अप कर सकते हो। अगेन फिजियोथेरेपिस्ट आप बोल सकते हो कि स्कूल्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, कैंप कर वाओ! सकते हो। फिर उसके बाद आप जैसे बोला कि जो रूरल एरिया है जहाँ पे रूरल यस, एरियाज़, हाँ। जो ट्रस्ट के है, वहाँ पे भी आप फिजियोथेरेपी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस करने के लिए सोशलाइज, जैसे कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट एक अलग फिजियोथेरेपी रोल होता है, वो आप प्ले कर सकते हो। लोगों को अवेयर कर सकते हो, हुँ। हेल्प कर सकते हो कम्युनिटी लोगों को फिजियोथेरेपी के आई थिंक बारे में। एक कम्युनिटी बना सकते यस, हैं कि यस, अगर कोई एक टारगेट कर सकते हैं कोई रूरल एरिया, एंड आप अगर चाहिए तो मे बी आपको भी शायद अप्रोच करे अगर आप या, इंटरेस्टेड हो, एंड एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकता है। आई वुड लव यस, टू बी अ पार्ट ऑफ इट, या, एंड रूरल एरियाज में हेल्प कर सकते हैं। यस, यू नेवर नो, देर आर सो मेनी यस। थिंग्स, एंड किसी में पैसे हैं और किसी में आई थिंक वो एक बट कॉज है। यस, बट फिजियोथेरेपी सो एक ऐसा फील्ड है ना कि आपको मतलब पैसा तो आने ही वाला है। आप कोई भी फील्ड में जाओ आपको पैसा तो आएगा, बट यू नीड दैट पेशेंस, यू नीड टू हार्ड वर्क फॉर इट। फिजियोथेरेपी में हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट हार्ड वर्क, तो आपको आगे जाके वो मनी स्ट्रक्चर आप गेन कर सकते हो, उसमें फिर आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। हम्म। वहाँ पे आपको लिमिट नहीं है, फिर आप अब्रॉड में भी बहुत सारी चीज़ें जाके कर सकते हो, जैसे अभी
अब्रॉड में बहुत सारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, फिजियोथेरेपी बहुत वहाँ पे लोग करते हैं। एंड आई थिंक एक फैशन भी हो गया यस था या है यस कि अरे आई जस्ट नीड टू गो टू माय फिजियोथेरेपिस्ट। एंड नाउ अभी तो बहुत सारी जैसे वर्कशॉप आप अपना हम्म कर सकते हो। बहुत सारे है कि आप ऑनलाइन वर्कशॉप दे दो। लेक्चरर एज यू कैन ज्वाइन इन अ कॉलेज ऑल्सो, कि आप हम्म फिजियोथेरेपिस्ट लेक्चर्स वर्क कर सकते हो। वर्कशॉप करो, वो भी अच्छा है। बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल वही कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट, कि हम्म क्लिनिक संभाल के दे आर लाइक गिविंग देयर नॉलेज। जो स्किल है उनमें अलग सा वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तो यू कैन मेक योर ओन एकेडमी आप बना सकते हो फिजियोथेरेपी की। एंड वाओ यू कैन टीच अदर फिजियोथेरेपिस्ट योर न्यू टेक्निक्स, योर न्यू लर्निंग। एवरी फिजियोथेरेपिस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। कोई भी हम्म फिजियोथेरेपिस्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया है तो ये भी सेम करेगा। नो, हम्म इट विल बी डिफरेंट। एवरी फिजियो हैज एंड हिज सबका ओन एक एक टेक्निक। या एसेंस भी उसमें ऐड यस होता ऑफ है। कोर्स। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें मेडिसिन नहीं यूज़ होते हैं कि पैरासीटामॉल ले लिया ये ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इट्स यस इट्स वे मोर आई या थिंक। जैसे स्पोर्ट्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक आई थिंक बहुत ही सेलिब्रिटी के पीक पे जाता है। एंड मैं भी देखती थी जब आई वॉज स्टडिंग इन एमबीबीएस, उस टाइम पे लोगों का मेन फोकस रहता था कि फिजियोथेरेपी करके मुझे उधर ही जाना है स्पोर्ट्स के यहाँ पे, बिकॉज अगेन द फेम कम्स इन, मनी कम्स इन। सबकी अपनी चॉइस है, नो जजमेंट प्लीज। बट आप बताओगे कि ये स्पोर्ट्स जो सेलिब्रिटीज होते हैं इन्हें यूजुअली ऐसे क्या होता है इनके बॉडी पे कि इन्हें फ्रीक्वेंट इंजरीज होने लगती है? उसके ऊपर थोड़ा टच करते हैं कि क्या हो सकता है इनको और क्या अवॉइड कर सकते हैं करने के लिए। ओके। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कब करते हैं मोस्टली? अगर हम करते हैं तो इट्स लाइक वी आर ट्रेनिंग अ एथलीट, और इफ़ वी आर इन अ टीम। ओके, अगर एक कोई टीम से रिलेटेड है, जैसे क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, हम्म स्विमिंग हो गया, इनको ट्रेन करना है तो उनको इंजरीज क्यों होती है? क्योंकि हम्म वो अपने जो मसल्स है उनको ओवर यूज़ कर लेते हैं, या फिर उनमें प्रॉपर वो टेक्निक उनको पता नहीं होती है कि कहाँ तक मुझे करना है अपने मसल को स्ट्रेच या हम्म फिर यूज़। वो ओवर यूज़ करने के कारण उनको कंटिन्यू इंजरीज होती है। अगेन कि उनको प्रॉपरली पता नहीं होता है कि जो भी जो स्पोर्ट्स वो कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसका बैकग्राउंड, उसका स्टडी, कि आप कैसे अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हो वो स्पोर्ट्स करने के लिए। जैसे रनिंग हो गया या स्विमिंग में हम लोग ज़्यादा हमारे शोल्डर्स यूज़ करते हैं। यू हैव टू हैव अ गुड शोल्डर्स, योर बैक मसल शुड बी गुड। ओके, अगर आप रनिंग कर क्रिकेट। रहे हो, क्रिकेट कर रहे हो, तो आपके शोल्डर्स मसल्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आप ज़्यादा रेंज में जाके आप थ्रो ना करो बॉल को, या आई थिंक फिर ये या मसल बहुत ज्यादा यस यूज होता है यस। इनका। अगर इसमें एक फैक्टर आ जाता है, इमोशनल फैक्टर बोल सकते हो। अच्छा। क्रिकेट में जैसे है कि अभी तो मैच हम लोग जीत रहे हैं, हाँ हाँ। तो फिर वो मसल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तभी इंजरी ज़्यादा नहीं होती। अगर हम थोड़ा सा हार रहे हैं और कुछ थोड़ा सा पुश मसल करना पुश है। करके हम लोग जीत सकते हैं, तो वी यूज़ दैट एक्स्ट्रा फोर्स। जो जब हम एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ करते हैं और मसल आपने ट्रेन नहीं किया हुआ है वो ओवर यूज़ करने के लिए, देन यू गेट अ स्पोर्ट्स इंजरी। शोल्डर डिसलोकेट हो जाता अच्छा, है, स्प्रेन आ जाता है, कैच आ अब जाता मुझे है। समझा ये। तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है वो मसल और जॉइंट्स पे भी अप्लाई हो अच्छा, जाता है। ओके ओके। वो तो मैच तो जीत जाते हैं, बट बाद में ये पेन चालू हो जाता है उनको। बहुत जो ऐसे हिली प्लेसेस है, पहाड़ जहाँ पे होते हैं, मुझे हमेशा एक इंट्रीगिंग फैक्ट लगता है या फिर एक क्यूरियोसिटी होती है कि इनका जो चलना होता है और इनके फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं ये काफ़ी डिफ़र करते हैं। अभी वहाँ पे बहुत ओल्ड पीपल भी होते होंगे और उन्हें चढ़ना उतरना भले ही बचपन से आदत है, बट क्या इन लोगों को ये प्रॉब्लम्स जल्दी होता है या दे आर यूज टू इट, तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स होते ही नहीं है?
अ, अगर आप उनका नॉर्मल अगर पोस्चर, मैंने जैसे बोला कि सबका पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। हम्म। अगर वो वहाँ पे ही रहता है तो ऑफ कोर्स उनका पोस्चरल चेंजेस होगा। अच्छा। उनके मसल्स वैसे होंगे, उनके फिट वैसे होंगे कि वो ज़्यादा इंक्लिनेशन में होते होंगे, या उनके हैम्स वैसे ज़्यादा टाइट होते होंगे, या आप अच्छा। बोल सकते हो उनके क्वाड्स वीक होते होंगे। ऑफ कोर्स उनको वो सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी, ओ। और उनको ज़्यादा होती होंगी बिकॉज़ दे आर यूजिंग देयर मोर मसल्स, मोर फीट उनके ज़्यादा इंक्लिनेशन में रहते हैं, जहाँ पे चढ़ना उतरना उनको बहुत करना पड़ता है। तो दे आर यूजिंग दोज़ मसल्स मोर। मोर। ओके, अच्छा। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज यूज़ नहीं नहीं करते। करते। वी आर लाइक वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट, हाँ हाँ। जैसे बोल सकते हैं रोड पे चल रहे हैं, हम्म। नॉर्मल जो भी है हम लोग का वॉक करें। बट वो ज़्यादा हाई इम्पैक्ट वाले सरफेस पे वॉक करें जो स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है, सो दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है मुझे लगता है। ओ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? मे बी उनको आप बोल सकते हो कि अर्थराइटिस ज़्यादा हो, ठीक है, हिली रीजन है तो वहाँ पे हम्म। कोल्ड है, एनवायरनमेंट ज़्यादा ठंडा है तो अर्थराइटिस उनको ज़्यादा होता है। फिर आरे वहाँ पे रूमेटोड अर्थराइटिस ज़्यादा होता है। अगेन देयर मस्ट बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिप प्रॉब्लम्स। उनका पेल्विक आप बोल सकते हो कि उनका पेल्विक एरिया भी वैसा नहीं होता है, उनको कमर पे पूरा वेट लेके उनको चढ़ना पड़ता है जो भी है, सो ऑफ हम्म। कोर्स उनका बैक में बहुत ज़्यादा इशू होगा। अगेन देयर फिट, जो भी फुटवेयर वहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो फुटवेयर की वजह से भी उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती होगी, बट स्टिल दे आर यूजिंग दैट कंटिन्यू, वैसे ही जो लाइफस्टाइल है उनका वैसे ही रोल प्ले करते, बिकॉज देयर इज़ नो अवेयरनेस कि फिजियोथेरेपी वहाँ पे हेल्प कर सकता है। और मुझे नहीं लगता है वैसे एरिया में उन लोग ज़्यादा फिजियोथेरेपी करते भी होंगे। सो वी हैव टू टेक केयर कि आप ऐसे जो भी हिली एरिया में है या लोगों से मिलो, उनको थोड़ा गाइड करो, हेल्प करो कि आपको कैसे शूज़ पहनने हैं। ज़रूरी है कि वो शूज़ पहने। वैसे एरिया में हम्म। अगर वो स्टार्ट करे शूज़ पहनना तो उनका बहुत सारे फुट की वजह से जो पेन आ रहा है वो नहीं होगा। अगर हम्म। उनको अर्थराइटिस आ रहा है तो ट्राई करें कि ज़्यादा गर्म चीज़ें वो खाएं, जैसे डाइट में उनको बहुत मेंटेन करना, गर्म चीज़ें लेना अच्छा। बहुत ज़रूरी है, बॉडी को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। ऑयल एप्लीकेशन जैसे मसाजेस। लूकवार्म ऑयल है वो अच्छा। आप नी में या बॉडी में यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत लुब्रिकेंट के लिए हेल्प करेगा बॉडी के लिए। ओके। सो दैट कैन बी यूज, बट लोग अवेयर नहीं है ये सारी चीज़ों से। और आई थिंक ऑयल मसाजेस आल्सो यस हेल्प। यस। एंड यही हमारी कोशिश है कि थ्रू पॉडकास्ट उन्हें या सबको पता चले ऑफ कि ये कोर्स छोटी छोटी चीज़ है लेकिन लॉन्ग रन में बहुत काम आती ऑफ है। कोर्स। और आप निकल जा सकते हो ये सब प्रॉब्लम से अगर करते रहो तो। हम्म एंड अरिथ्राइटिस का एक टॉपिक है जो हम्म अभी आप बता रहे थे, जैसे क्रिकेट के टाइम पे जब कोई ट्रेन कर रहे होते हैं तो यूजुअली क्रिकेट में जो इंजरीज होती है कभी कभी पता चलती है बिकॉज सामने ही हो जाता है कि ओवर स्ट्रेन हो रहा है या भाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी इंजरीज होती है जो उन्हें भी पता नहीं चलता है प्लेयर्स को। तो आप जैसे अभी बता रहे थे कि देर इज अ कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी और ट्रेनिंग। आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप ट्रेन कर रहे हो आप कितना ट्रेन कर रहे हो अपने बॉडी को और वहाँ तक ही आपकी लिमिटेशंस हैं। अगर आप थोड़ा पुश करना चाहते हो करो, बट इतना मत पुश करो इमोशंस में यस आके कि करेक्ट। आप इंजर कर ले रहे हो या अपने आप को। आप ये थोड़ा बता सकते हो कि इससे क्या क्या हो सकता है? तो अगर आप देखोगे क्रिकेट में बहुत सारा आप इंजरीज देखोगे कि शोल्डर रिलेटेड बहुत होता है। हम्म। ओके, इट इज़ लाइक ओवर यूज ऑफ अ शोल्डर। टेयर भी हो जाता यस, है। टेयर होता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे स्प्रेन भी बहुत होता है। ओके, कैच आ जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि हैमस्ट्रिंग्स भी बहुत स्ट्रेन आता है कि आप हम्म। रनिंग कर रहे हो, कैच पकड़ने के लिए जा रहे हो, बट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन इतना पावरफुल आप यूज़ कर लेते हो, हैम्स इतने यूज़ कर लेते हो कि वो स्ट्रेन आ जाता है। हम्म। सो आप उसको रिलीव करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप पहले से ही, जब आपको पता है कि आज आपका मैच है या फील्ड वर्क पे आप जाने वाले हो, ट्रेन योर हैमस्ट्रिंग इन दैट वे कि आप वार्म अप प्रॉपर रखो आपका।
ठीक है, जो वार्म अप एक्सरसाइजेज, जो रेगुलर आपका एक्टिविटीज़ है, वो आप प्रॉपरली रखो। उसमें हैम्स को इतना अच्छा ट्रेन करो कि अगर आप रनिंग भी कर रहे हो या फिर आप बैठ रहे हो या उठ रहे हो, तो स्ट्रेचिंग इतने अच्छे से करो कि आपका वो मसल ज़्यादा ओवर यूज़ हो भी जाए तो आपको स्प्रेन ना आए। ओके, अगेन आपका डाइट कैसा है, आपका वाटर इनटेक कैसा है। अगर बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगा तो भी स्प्रेन आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है। ओके, यू कैन इंज्योर योर मसल्स ऑल्सो। सो बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें मैच करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप प्रॉपरली वार्म अप कर रहे हो। वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कूल डाउन बहुत ज़रूरी है, बॉडी को कूल डाउन भी करना, ठीक है। वार्म अप अच्छा। तो कर लेते हैं, बॉडी को वार्म अप, अब कूल डाउन कैसे करें? ज़रूरी है कि बॉडी को कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। ओह, ओके, अच्छा। तो जिसमें वैसे एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें बॉडी कूल डाउन होती है, ओके, ठीक है। ऐसे तो भी एक्सरसाइजेस यस, होते या हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज उसी के लिए होती है कि जिसमें आप नॉर्मली सिर्फ मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो, एक्टिवेट करके उसमें बॉडी कूल डाउन होती है। यू हैव टू टेक दैट रिलैक्सेशन फेज ऑल्सो। ओके, अच्छा। सो अब आपका ट्रेनर को वो सारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब आप ये सारी जो इंजरीज है वो अवॉइड कर सकते हो। ओके। सो बेटर है कि आप प्रॉपरली रिसर्च करो कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उसके लिए कौन से मसल्स को कैसे ट्रेन करना है, कितने लिमिट में करना है, कौन सी इंजरीज है कि वो हो सकती है, उसके लिए आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हो। वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो कि आप अपना डाइट मेंटेन रखो, डू गुड वार्म अप एक्टिविटीज़, डू मोर ऑफ अ स्ट्रेचेस, टेक प्रॉपर, बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिससे वो हैम्पर कर रहा है आपके मसल्स या फिर जो भी और देखो कि आपका जो पहले जैसे आपने बोला कि बहुत सारी इंजरीज होती है, पास्ट इंजरीज होती है, हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं कि वो हील हो गया है या फिर अभी हीलिंग फेज में है, तो बॉडी को वो टाइम दो कि वो हील हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हील होने दो, देन उसको प्रॉपरली स्ट्रेंथन करो कि अभी वो रेडी है, देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग योर वॉट एवर स्पोर्ट्स यू आर इन, उसको फिर आप कंटिन्यू करो, बट यू हैव टू सी कि वो पहले हील हो चुका है। बस ये मत करना कि अंडर हील हुआ है हाँ, और आप ओवर यूज कर रहे हो। हाँ, कि आप उस टाइम पे वेट नहीं करना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज आप में पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है, आप कुछ ऐसा इमोशनल, डिग्री पे और टेर कर या बैठोगे या कि आई थिंक वो लाइक हम जब एमबीबीएस में थे वी लर्नड अबाउट द टेस्ट। या सो उसमें एक फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड होता है एंड थर्ड होता है। तो फर्स्ट स्टेज में इट्स जस्ट अ नॉर्मल टेयर, इट कैन बी रिपेयर्ड। सेकंड में भी डिग्री बढ़ जाती है बट स्टिल रिपेयर हो सकता है। बट इफ थर्ड यू इसमें ये सेवेयर, अगर आप नहीं रिपेयर होने दोगे अच्छे यस। से, आप फिजियोथेरेपी नहीं लोगे, आप उसे स्ट्रेन देते रहोगे, तो ये थर्ड टेयर पे चला जाए, स्टेज पे चला जाएगा जहाँ पे सर्जरी इज दी ओके, ऑप्शन फिर, अनदर राइट? थिंग हियर इज कम्स, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगी इसमें। आपका जो एंगर है वो बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप एंगर आप में ज़्यादा है तो आप मसल्स को ओवर एग्जैजरेट करके, ओवर यूज़ करके आप इंजरीज को खुद बढ़ावा देने। बढ़ावा दे रहे हैं। तो ट्राई करो कि वो स्पोर्ट आप काम होके आराम से खेले, रिलैक्स करके खेले, तो आप वो चीज़ आराम से जीत भी सकते हो। वो जो भी आप हम्म। फील्ड पे हो या जो भी मैच आप खेल रहे हो वो इजीली कर सकते हो। आई थिंक इस मामले में मुझे एम एस धोनी बहुत अच्छे लगते या हैं। ही ही इज़ हैज वेरी सच कैम। अ काम एंड composed knowledge about his art. यस, I feel it's an art only, and he knows exactly कि क्या होना है। Obviously उन्हें भी इंजुरीज हुए होंगे for sure, ऑफ कोर्स। but he knew how to work his way around, and उनसे सीखना बहुत अच्छी बात है। यस। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और ऐसे कौन से आप टैप इन करना चाहोगे अलग अलग एथलीट्स के या कोई भी स्पोर्ट्स के इंजरीज जो आप देखते रहते हो यूजुअली और आपको लगता है अवॉइड हो सकता है कुछ छोटे छोटे चीज़ें नुस्खे अपना कर? ओके, हाँ, अगर आप जैसे फुटबॉल है या हॉकी है उसमें ज़्यादा हैमस्ट्रिंग आई थिंक इंजरीज फुटबॉल बहुत, बहुत ट्रेंड है। यस, तो उसमें फुट और नीज़ वाले बहुत इंजरीज ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई करो कि आप मैंने जैसे पहले बोला हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग्स, वार्म अप्स, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली रखेंगे तो ये चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। अगर तो भी आपको ऑन फील्ड हो रही है, देन यू कैन इमीडिएटली आप ये यूज़ कर सकते हो प्राइज़,
ठीक है। प्राइज इज लाइक P इज फॉर प्रोटेक्शन, अच्छा। R इज फॉर रेस्ट, I इज फॉर आइस, C इज फॉर कंप्रेशन एंड E इज एलिवेशन। तो अगर आप फील्ड पे हो तो आप ये 5 चीज़ें करके अवॉइड कर सकते हो कोई भी इंजुरीज हो, इट्स शोल्डर रिलेटेड, नी रिलेटेड, कुछ भी हो। यू हैव टू फर्स्ट प्रोटेक्ट वॉट एवर द जॉइंट इज, और जहाँ पे इंजुरी उसको फर्स्ट प्रोटेक्ट करो, बैंडेज लगाओ, देन यू डू अ रेस्ट फॉर लाइक रेस्टिंग पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस पीरियड को आप वो पार्ट को थोड़ा रेस्ट करो। देन यू अप्लाई आइस फॉर 15 to 20 minutes, यू हैव टू अप्लाई दैट आइस। ओके, आइसिंग होने के बाद देन यू अप्लाई लिटिल कंप्रेशन, कि आप कंप्रेस करके देखो स्वेलिंग ना आए, इसलिए हम लोग को वो कंप्रेस करना है। एंड देन यू पुट दैट पार्ट फॉर लिटिल एलिवेशन में अगर रखोगे, देन फॉर अ ब्लड एलिवेशन फ्लो, मतलब या थोड़ा सा थोड़ा ऊपर। सा ऊपर करके आप अगर वो जैसे लेग को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो वो स्वेलिंग भी नहीं आएगा एंड देन ब्लड फ्लो भी प्रॉपर होगा। तो थोड़ा इंजरी जो है वो बढ़ेगा नहीं, आप वहाँ पे ही आप थोड़ा सा उसको ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके स्टॉप कर सकते हैं। ओके। सो जैसे फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे, और भी कुछ कुछ नुस्खे छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे अभी आपने बोला आइस लगा लो, या जैसे रेस्ट कर लो, 2-3 दिन मत जाओ, ये नो, यू सारी। हैव टू डू इट ऑन द फील्ड। मैं जो भी बोल रही हूँ, रेस्टिंग जो अच्छा, है जो तभी रेस्टिंग, करना है। ओके। ओके, और घर आने के बाद? द सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो, यू कैन कंसल्ट योर हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट कि वो इंजरी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, हम्म। इज़ देयर एनी फ्रैक्चर या फिर और कुछ लिगामेंट टेयर है या टेंडन टेयर है, चेक करो। ठीक ओके। है, उसके बाद आप प्रॉपर रिहैब ले लो एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि आपका क्या हो इंजरी रहा ज़्यादा है? वर्सन तो नहीं है, और क्या केयर लेना है आपको कि वो वापस ना हो। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि आपको हील उस चीज़ को करना ज़रूरी है। यू कैन यूज़ द स्प्रे ऑल्सो, कि आप देखोगे फील्ड पे फिजियोथेरेपिस्ट आता है दौड़ के, वो स्प्रे यूज़ करता है। इट इज़ लाइक आप बोल सकते हो 2 मिनट के लिए वो स्प्रे करने के बाद मसल्स जो है नॉर्मल हो नॉर्मल हो जाता है। जाते हैं, या तो यू कैन डाइक्लोफेनाक। यूज़ दैट स्प्रे ऑल्सो, कि जो इंस्टेंट रिलीफ आपको फील्ड पे दे देगा। मोस्टली ओके। लोग उसको यूज़ करते हैं पेन किलर फिजियोथेरेपी, टाइप। पेन किलर टाइप। लेकिन अगर किसी को स्प्रेन होता है फॉर एग्जांपल, तो उन्हें कितने दिन नहीं खेलना चाहिए? लाइक कितना आप रेकमेंड करते हो यूजुअली? मोस्टली 3 days तो लगता बट है आई थिंक स्प्रे। डिपेंड करता या होगा कि डिपेंड स्प्रेन पे अपॉन, भी या इंटेंसिटी कितनी है। यस, बट ओके। स्टिल इट टेक्स 3-5 days की वो रिकवरी फेज रहता है। अच्छा। ठीक है, फाइव एटलीस्ट डेज थ्री टू या फाइव थ्री डेज इज फाइव डेज रेकमेंडेड। या ओके। अगर आप 2-3 दिन बाद जाओगे तो वो बढ़ जाएगा, राइट? या उससे रेस्ट नहीं नो, मिलेगा? आई एम सेइंग इट डिपेंड अपॉन द स्प्रेन, कि वो कहाँ पे है, किस चीज़ की वजह से आया। अगर वो मूवमेंट अगर आप थोड़े दिन के लिए स्टॉप करते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है वो स्प्रेन वापस आ सकता है। वो स्प्रेन क्यों आ रहा है? इट इज़ बिकॉज योर मसल्स आर नॉट इनफ स्ट्रेंथन, वो वीक है, इसकी वजह से आपको स्प्रेन्स आ रहे हैं। ठीक है, या आपने बॉडी को ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है तो आपको स्प्रेन कंटिन्यू आता रहेगा। सो रूट कॉज फाइंड आउट करो स्प्रेन क्यों आ रहा है एंड देन यू ट्राई कर सकते हो कि स्प्रेन वापस ना आए। आई थिंक स्प्रेन जिस खेलने पे तो कभी कभी आता ही ऑफ है, कोर्स, क्योंकि मुड़ जाते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर डिहाइड्रेटेड है, क्योंकि कंस्ट्रिक्टेड मसल्स में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके बॉडी में इम्बैलेंस भी है तो भी आप स्प्रेन को स्प्रेन होने के ज़्यादा चांसेस, चांसेस है। राइट? इट्स वेरी नाइस हाउ थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स। एनीवेज, तो जैसे अभी स्पोर्ट्स हम लोगों ने कवर किया है, आप अपने तरफ से कुछ बता सकते हो कि आपके डे टू डे लाइफ में जब आप कंसल्ट कर रहे हो पेशेंट्स को, कुछ ऐसे 1 या 2 इंजरीज जिसमें आपको याद रह गई, वो जैसे ऐसे कोई 1-2 केसेस, अगर आप नाम नहीं लेंगे, बट जस्ट कि आपको लगा नहीं था कि ये कभी होगा, जो आपके ऊपर डीप इम्पैक्ट छोड़ा है उन केसेस ने, ऐसा एक भी केस चलेगा? या आई हैव लॉट ऑफ एक्चुअली, बट मैंने ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजर कोई भी केस। ट्रीटमेंट नहीं किए हैं। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल, आई सेड। अच्छा। तो वैसे है कि एक आंटी थी, उनको डांसिंग का बहुत
शौक था, शी इज़ अ डांसर, और उनका एज होगा, वो प्रोफेशनल या डांसर थे? और उनके क्लासेस थे और उसी से उनका घर चलता था। और अच्छा। जैसे उनके नी में कुछ इश्यूज़ हो गए, वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आना चालू हो गया नी में। तो मतलब आप बोल सकते हो उनको अर्थराइटिस था जो लास्ट स्टेज का था। तो उनको दोनों लेग्स के लिए सर्जरी बोला था, और वो वैसे नहीं कर पा रहे थे कि सर्जरी, और अवॉइड कर रहे थे नहीं करना है, बट स्टिल शी अंडरगॉन द सर्जरी फॉर बोथ द नीज़। तो अभी अब दोनों नीज़ का सर्जरी उन्होंने एक साथ कर लिया, उसके बाद उनको वापस वो जो क्या बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है, वो उनमें बिल्ड नहीं हो पा रहा था कि अभी मेरा जो प्रोफेशन है, जो मेरा घर चल रहा है, मैं डांस अभी नहीं कर सकती, मेरे नीज़ हेल्प नहीं करेंगे। सो वो मैंने देखा, और फिर शी इज़ लाइक एवरी डे शी वॉज नॉट रेडी टू डू एनी एक्सरसाइज, शी वॉज इन पेन, क्योंकि दोनों भी नी रिप्लेसमेंट किया है, तो उनको वापस वो स्टेबिलिटी लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट यहाँ पे ना आप बोल सकते हो इमोशनल आप थेरेपी जो है, किसी में कॉन्फिडेंस बनाना, उनसे रोज़ इंटरैक्शन देना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो फिज़ियोथेरेपिस्ट प्ले करते हैं। हैट्स ऑफ है कि आप उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो कि नहीं, आप इतना ही 2 कर रहे हो, चलो और 4 कर लेते हैं। नहीं, आप इतना कर रहे हो, चलो आज थोड़ा-सा ये स्टेप हम करके देखते हैं कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसे करके मैंने 1 मंथ, और मुझे लगता है उसके बाद भी 2 महीने हम लोग कर रहे थे उनके नी रिप्लेसमेंट के बाद जो भी रिहैब है। तो वो 2 महीने चला, और उसके बाद वो फ़ील कर रहे थे कि उनमें वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, एंड शी वाज़ लाइक अगेन स्टार्टेड हर जर्नी विद द डांस। अगेन उन्होंने डांस करना चालू किया। उन्होंने वो क्लासेस वापस, और उनमें वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे नीज़ मेरे को हेल्प कर रहे हैं डांस, और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ डूइंग ऑल लाइक एक्टिविटीज़, जो भी डांसिंग है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शी टेक्स्ट मी ऑल्सो कि मुझे लगता है कि आई वाज़ इन अ गुड हैंड, और ये फिज़ियोथेरेपी जो भी मैंने लिया है, जो मैं कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर रही थी, वो गेन करने में मुझे बहुत हेल्प हुआ। आई वाज़ लाइक, इतना मेरे को टच हो गया वो मोमेंट कि किसी के लिए आप कुछ कर पाए। उनके जो प्रॉब्लम था, मैंने उनको हेल्प किया कि वो उनका कॉन्फिडेंस अगर लो हो जाता तो फिर वो कभी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, वो कोलैप्स हो जाते थे, पता नहीं वो कैसे चलाती थी, क्या कर सकती थी उनके बच्चों के लिए। एंड शी वाज़ अलोन, उनका कोई घर में और कोई नहीं था कि उनको हेल्प करे फाइनेंशियली। सो शी वाज़ लाइक वेरी हैप्पी कि उनमें वो चेंजेस आ गया जो आज भी उनको हेल्प कर रहा है। तो वो बहुत मैं याद मुझे रहता है, हमेशा उनकी याद आती है मुझे इट्स कि अ डीप इम्पैक्ट। यस, या और जैसे इससे मुझे पता चल रहा है कि फिजियोथेरेपी इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज, इट्स नॉट या जस्ट डिफरेंट जो भी मेथड्स है, बट एक हॉलिस्टिक यस, अप्रोच काफ़ी उसमें या इम्पोर्टेंट है। कनेक्ट करना लोगों के साथ। और आप ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर एलैबोरेट कर सकते हो, जैसे आपने लिटरली लाइफ चेंज कर दी। जैसे एक डार्कनेस में कोई इंसान था कि उन्हें खुद के ऊपर ही होप नहीं है, लेकिन जैसे आपने होप दिया। होप देना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एक के लाइफ में। कभी कभी वो एक छोटी सी लाइट बहुत बड़ा काम कर जाती यस, है, और आप वो कर रहे हो। इट्स हैट्स ऑफ एक्चुअली, क्योंकि वो डेवलप करने के लिए भी आपको भी उस स्टेट में होना है। या तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आप ये थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता सकते हो कि हाउ डज दिस वर्क इन फिजियोथेरेपी? तो देखो, फिजियोथेरेपी तभी आता है जब है ना लोग अपना होप्स खो बैठते हैं। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस जहाँ पे कम हो जाता है कि मैं तो अभी सर्जरी हो गई, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं पेन में हूँ, या मैं कोई वापस इंजरी हो खड़े नहीं गई। हो सकता, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है। तो फिजियोथेरेपी इसीलिए करना है कि फर्स्ट आप उनको इमोशनली थेरेपी जो बोलते हैं, वो इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग करवाओ। ठीक है, आप अच्छा। उनमें वो इमोशनली वैसे कॉन्फिडेंस या होप्स है वो क्रिएट करो।
फिर आप उनको जो भी एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं, जो भी रिहैब है, जो भी ट्रीटमेंट प्लान है, इट डिपेंड अपॉन दैट कि आपका इमोशनल और बिहेवियरल थेरेपी कैसा चल रहा है विद द पेशेंट, हाउ यू आर इंटरैक्टिंग, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू योर इंटरैक्शंस, कैसे वो कनेक्ट हो रहे हैं, देन फिर ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा. सो इट इज़ डिपेंड अपॉन योर अगेन इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अगेन डाइट, योर स्ट्रेसफुल लेवल. सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए. सो एंड ऑफ द डे इट इज़ लाइक यू आर चेंजिंग पीपल लाइव्स एंड मेकिंग इट मोर बेटर वे, ऐसे मुझे लगता है. एंड आई थिंक है, क्योंकि एक सेंस जैसे स्पिरिचुअली टैप्ड इन भी शायद और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं यस. लोगों को, जब आप बहुत कंपोज्ड हो अपने आप में या फुलफिल्ड हो, या तो आई थिंक वहाँ से वो हीलिंग निकलती है और वो या दूसरों तक भी पहुँच ऑफ जाती कोर्स है. इफ़ यू आर इमोशनली आप है आप ड्रेन है तो फिर आप नहीं खड़े हो पाओगे. अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो पेशेंट को देन यू कैन हेल्प. उनका हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है. रियली या आपने देखा है या ये? या आई हैव सीन. और क्या आप बता सकते हो कि अगर किसी को बाय बर्थ डिफेक्ट है, हम्म. थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूछ रही हूँ, बट लाइक ऐसे कोई भी डिफेक्ट्स जो पकड़ लो सर्जरी से नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई केस हुआ है जो फिजियोथेरेपी ने ठीक किया हो, I don't remember या like थेरेपी के cases. थ्रू हो Yeah, गया yeah. होगा डिफेक्ट? बट आई कैन से कि बहुत सारे केसेस है जिसमें ऐसे फिजियोथेरेपी रोल प्ले करते हैं जहाँ पे आपको उनको मेंटली एंड इमोशनली बहुत उनसे इंटरैक्ट करके आप उनमें वो होप्स जगा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट थिंग्स. अगर आप एक चीज़ नहीं कर पा रहे हो सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वन थिंग. सी दैट कि वो आप अदर और क्या स्किल्स है आपके, अदर थिंग्स जो आप बेस्ट जो कर सकते हो वो करो और उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाओ. उसमें फिजियोथेरेपी रोल बहुत प्ले करता है कि अच्छा, उनके स्किल्स को आपको फाइंड आउट करना है क्या लाइक है एक उनके. थेरेपी भी आप यस ऑफ देते हो? कोर्स. थेरेपी इट्स लाइक. लाइक एक थोड़ी सी स्मॉल स्केल पे बता सकते हैं कि थेरेपी हो जाती है, दो आप शायद थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट उन लोगों के साथ भी आप काम करते रहोगे, राइट? या कि ताकि आप एक पेशेंट का मेंटल स्टेटस जान पाओ या वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं, कुछ अगर वे डीप प्रॉब्लम हो तो आई थिंक वो हेल्प करता होगा, यस. राइट? साइकेट्रिक कंसल्टेशन इसमें बहुत हेल्प करेगा अगर पेशेंट को आप करवा रहे हो विद द अच्छा. फिजियोथेरेपी. इफ़ यू आर डूइंग अ साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन इट इज़ इम्प्रूविंग देयर हेल्थ ऑल्सो बाय हीलिंग विद लाइक आप उनको इमोशनली अगर हेल्प हेल्प कर रहे हो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए देन अगेन इट इज़ इम्पैक्टिंग योर हीलिंग प्रोसेस. वाओ. सो एज हम लोग अभी थोड़ा एंडिंग पे पहुंच चुके हैं, आप कुछ ऐसे इंसाइट्स देना चाहोगे अपने तरफ से एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आपको क्या आपका लाइफ चेंज हुआ है उस एक्सपीरियंसेस से व्यूअर्स के लिए? मुझे लगता है कि फिज़ियोथेरेपी ने बहुत सारी चीज़ें मेरे में बहुत चेंजेस लाए हैं. जैसे पेशेंस मेरे में बहुत अभी अच्छे से आ गया है. मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पेशेंट्स के प्रॉब्लम सुनूँ, उनको क्या बोलना है, किस हद तक बोलना है मैं सुन लेती हूँ कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मेरे घर में ऐसा है, वैसा है, इसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है. सो आई लिसन, मेरी लिसनिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है. आई गिव देम दैट टाइम कि मैं उनका सुनूं. अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा ऐसे हो रहा है. तो समटाइम्स आई गेट दैट काइंड ऑफ पेशेंट कि उनको बस बोलना है, मेरे से बस बात करने के लिए आ रहे हैं, बस आप मशीन लगा दो और मेरे बातें सुनो आप. तो उससे ही वो ज़्यादा हील हो जाते हैं. तो मुझे लगता है ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर रही है. येस ऑफ कोर्स आई एम सीइंग एवरी पेशेंट्स डीलिंग विद एवरी काइंड ऑफ पेन. दे हैव लॉट ऑफ पेन, दे आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम और उनका सुनने वाला कोई नहीं है और मैं वो काम कर रही हूँ. सो आई एम लाइक फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड मैं उनको हीलिंग भी दे रही हूँ, वो प्रोसेस में भी हूँ. सो आई एम डूइंग सम लाइक नोबल, आई एम इन अ प्रॉपर नोबल Yeah, प्रोफेशन. it is. It is. आई It is. फील कि एंड ऑफ द डे मुझे वो रिवॉर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है,
बट आई फील दैट वॉट एवर फिजियोथेरेपिस्ट आर मेकिंग कि उनका लाइफ चेंज कर रहे हैं, उनका थोड़ा जो बहुत वे जो भी ऑफ है लिविंग कंट्रीब्यूट का, कर पा रहे यस, तो मैं वो कर पा रही हूँ, सो आई एम प्राउड ऑफ दैट। या एंड आई थिंक इससे और हम बहुत कभी कभी कम समझते हैं किसी चीज़ को जब हम इतना कुछ कर रहे होते हैं। एंड जैसे आपके कॉन्वर्जेशंस मैंने सुने अभी और कितने सारे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, आई रियली फील्ड मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, व्यूअर्स तक आई होप ये एनर्जी पहुँच पाए। इट्स सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी यू हैव थैंक एंड यू। आई कांट इवन इमेजिन कि आपके पास जो आते हैं वो कितना हील्ड फील करते होंगे। आई वुड दिल से मेरी तमन्ना है कि आप ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहो और हमारे जैसे लोगों से कनेक्ट करके Yeah, of लोगों course. तक चीजें Yeah. पहुंचाते Yeah. रहो। आई होप दिस, आई फील अ वेरी ब्यूटिफुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी आई हैव गॉट कि हम मिल पा रहे हैं, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप ऐसे अच्छे ब्यूटीफुल गेस्ट से मिल Thank पाती you. हूँ मैं। सो आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड कि आपने मुझे ये इंटरेक्शन लोगों तक, एक्चुअली जो अवेयरनेस है वो आप ये हेल्प कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, बस पहुंच जाए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए या हमको, वेरी गुड। दैट्स द ओनली थिंग। और आप जैसे प्रोफेशनल्स जो गो थ्रू कर चुके हो, इन एंड आउट पता है फील, उनसे ये सब पता चले, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फील्ड। या सो थैंक यू सो मच Yeah. आपका टाइम देने के लिए। Welcome. और आई थिंक आपका एक स्पिरिचुअल साइड है जो हम हमारा उस पे एक पॉडकास्ट निकालते हैं, ओके। तो आप जब भी जैसे भी होता है विल टॉक अबाउट Yeah, इट। बट अभी के लिए आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत इंसाइट मिला है, शायद मिलेगा इससे। होप सो। यस एब्सोल्युटली, इट वाज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो। थैंक यू सो मच।